देखेंगे लोधी वंश के इतिहास के बारे में। और इसमें हम लोग देखेंगे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, सबके बारे में फुल डिटेल्स, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ एकदम कहानी की तरह पढ़ेंगे। आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला, एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लोधी वंश के बारे में हम देखेंगे। लोधी वंश सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा राज्य त्यागने के पश्चात दिल्ली में पुनः एक बार राजवंश का परिवर्तन हुआ और सैयदों का स्थान अब लोधियों ने ले लिया। बहलोल लोधी द्वारा प्रथम अफगान वंश का स्थापना किया गया, जिसे बहलोल लोधी के नाम से जाना जाता है। लोधी वंश के 3 शासक हुए। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक। लोधी सिकंदर लोधी हैं। सिकंदर लोधी हैं 1489 से 1517। इब्राहिम लोधी हैं 1517 से 1526 तक। अब इसके बाद हम देखेंगे बहलोल लोधी के बारे में। 1451 से 1489। बहलोल लोधी का बचपन का नाम बल्लू था एवं उनके पिता का नाम मलिक काला था। वह दौराला का प्रशासक था। 1451 ईस्वी में जब सैयद वंश के अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली का तख्तो छोड़ा, उस समय बहलोल लाहौर एवं सरहिंद का सूबेदार था। उसने वजीर हमीद खां की मदद से दिल्ली के तख्तों पर कब्जा कर लिया। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोधी शाह गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली के काजी के सिंहासन पर बैठा। इसने लोधी वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक था बहलोल लोधी। अब हम देखेंगे इसके बाद सिकंदर लोधी के बारे में। बहलोल लोधी का राजस्व सिद्धांत देखेंगे। अब्दुल्ला खां की पुस्तक तारीख-ए-दाऊदरी में लोधी वंश तथा अफगानों के राजस्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया एवं टंकी में 40 बहलोली होते थे। बहलोल लोधी कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, वह अपने दरबारियों के बीच बैठता। वह अपने सरदारों के खड़े होने पर खुद भी खड़ा होता था। वह अपने सरदारों को मनसद-ए-अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी ने अपने मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। फिर देखेंगे इसके बाद सैन्य अभियान। बहलोल लोधी का सैन्य अभियान क्या था। बहलोल लोधी की सबसे बड़ी सफलता जौनपुर के सख्त शासक हुसैन शाह को हराकर जौनपुर राज्य को अपने साम्राज्य के अधीन करना था। जौनपुर शासन को अधीन करना था। बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक के रूप में बारवर लोधी को नियुक्त दिया। साथ ही संभल तथा रेवाड़ी पर अपनी सत्ता फिर से स्थापित की और दोआब के सरदारों का दमन किया। 1485 ईस्वी में मंगोलों ने भारत के मुल्तान पर आक्रमण कर वहां के शासक शहजादे का हत्या कर मुल्तान तक कब्जा कर लिया था। बहलोल लोधी ने फिर 1486 से 1487 ईस्वी में उसने ग्वालियर के शासक राय कर्ण को पराजित कर 80 लाख टन का नजराना प्राप्त किया। ग्वालियर अभियान ही बहलोल लोधी का अंतिम अभियान था। जुलाई 1489 ईस्वी में ग्वालियर से दिल्ली वापस लौटते समय रास्ते में बीमार होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब हम देखेंगे सिकंदर लोधी के बारे में। सिकंदर लोधी का शासनकाल था 1489 से 1517 तक। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यह लोधी वंश का सबसे महान शासक था। सिकंदर की मां का नाम जैबत था, जो हिंदू सुनार थी। सिकंदर ने तांबे का टंका चलाया तथा कृषि को विकसित करने के लिए महसूल बिक्री कर वापस ले लिया। कृषि को विकसित करने के लिए इसने वापस लिया था। इसने राज्य का हिसाब किताब रखने के लिए लेखा परीक्षण की प्रणाली की रोकथाम की शुरुआत की। तो अब देखेंगे इसके राजस्व सिद्धांत इसका क्या था। सिकंदर ने बहलोल लोधी के अपनाए अफगानी राजस्व सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। इसने अफगान सरदारों की शक्ति और प्रभाव को नियंत्रण में कर सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। सिकंदर लोधी ने बहलोल लोधी के विपरीत दरबार में सिंहासन पर बैठना प्रारंभ किया। सिकंदर लोधी का कथन था कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे
कंधा पर उठा लेंगे। सिकंदर लोदी के राजस्व सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सुल्तान की शक्ति में वृद्धि करना तथा अमीर वर्ग की शक्ति को नियंत्रित करना था। अमीर वर्ग की शक्ति को नियंत्रित करना था। अब हम देखेंगे धार्मिक नीति। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णुता था। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाना प्रारंभ कर दिया था। एक इतिहासकार के अनुसार सिकंदर ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसने टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर जजिया कर का पुनः लगाया। एक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी गई क्योंकि ब्राह्मण का कहना था कि हिंदू और मुस्लिम समान रूप से पवित्र हैं। मुसलमान को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्री को पीरों एवं संतों के मजार पर जाने पर सिकंदर लोदी ने प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं के यमुना के घाट पर स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हम इसे कहानी के रूप में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। अब हम देखेंगे सैन्य अभियान। सिंहासन पर बैठने के पश्चात सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम अपने विरोधियों में से आलम खां ईसा आजम, हुमायूं तथा जलारा के सरदार तातर खां को पराजित किया। सिकंदर लोदी के समय जौनपुर का शासक बारह शाह था। जब जौनपुर के पूर्ववर्ती विस्थापित शक शासक हुसैन शाह के समर्थकों ने विद्रोह कर दिया तो बारह शाह उसे दबाने में विफल रहा। अतः 1492 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बाबर शाह को जौनपुर के सत्ता से हटाकर जौनपुर को दिल्ली का सल्तनत में मिला दिया। 1494 ईस्वी में बनारस के समीप एक युद्ध में सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह शकी को पराजित कर बिहार को भी दिल्ली में मिला लिया। इस अभियान में उसने बंगाल से बिहार तक का क्षेत्र विजित कर लिया। अब हम देखिए इसके बाद सिकंदर लोदी ने तिरहुत के शासक को अपने अधीन कर लिया तथा राजपूतों में से इसने धौलपुर, मंदेर, उत्तरगिरी, नरवर एवं नागैर को जीता, परंतु ग्वालियर पर अधिकार नहीं कर सका। राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बना लिया तथा इसने आगरा में बादलगढ़ के किले का पुनर्निर्माण करवाया, मतलब कि फिर से बनवाया। सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जिसे आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी जो इंसान था पहला जो आगरा को अपनी राजधानी बनाया। 21 नवंबर 1517 को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई गले की बीमारी के कारण। इसका मकबरा खैरपुर दिल्ली में स्थित है। इसने अन्य कार्य क्या किया था उसके बारे में हम देखेंगे। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन की एक नई इकाई चलवाई थी जिसे सिकंदरी गज कहा जाता है। एक सिकंदरी गज में 30 इंच होता था। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर से जकात कर हटा दिया तथा यह एकमात्र सुल्तान था जिसने खुम्स में कोई हिस्सा नहीं लिया था। दिल्ली सल्तनत में सिकंदर की गुप्तचर व्यवस्था सबसे अच्छी थी। इसके गुप्तचर को भूत प्रेत कहा जाता था। जैसे कि दिया है ना, भूत प्रेत अथर्ववेद में आता है, टोना, जादू टोना। सिकंदर ने एक संस्कृत या आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया जिसका नाम फरेंगी सिकंदरी या तिब्बती सिकंदरी था। सिकंदर लोदी एक कवि भी था, गुलबरूनी के नाम से कविताएं लिखी थी। सिकंदर लोदी गुजरात के मोहम्मद बेगड़ा तथा मेवाड़ के राणा सांगा का समकालीन था। सिकंदर लोदी ने अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर ने किया था। स्थापत्य कला की दृष्टि से लोदी वंश के शासनकाल को मकबरों का युग माना जाता है। इनेबल पद्धति की शुरुआत लोदी वंश के शासनकाल में की गई थी। अब हम देखेंगे इसके बाद इब्राहिम लोदी के बारे में। 1517 से 1526 तक इसका शासनकाल था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात अमीर वर्गों ने आपसे सहमत से पुत्र इब्राहिम लोदी को 21 नवंबर 1517 को आगरा के सिंहासन पर बैठाया और यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। सैन्य अभियान। ग्वालियर अभियान था विक्रमादित्य के नाम से 1518। मेवाड़ अभियान था राणा सांगा 1517 से 18। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर से हुआ 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अब हम देखेंगे इसके बाद
सिंहासन पर बैठने के पश्चात इब्राहिम लोदी ने आजम हुमायूं शेरवानी को ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने वहां के तत्कालीन शासक विक्रमजीत सिंह ने इब्राहिम की अधीनता को स्वीकार कर लिया। उसके बाद 1517 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध किया। इसमें इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध का मुख्य कारण मालवा पर अधिकार को लेकर था, सरदारों का दमन एवं बाबर का आगमन। इब्राहिम लोदी ने अपने शासन काल के दौरान शक्तिशाली सरदारों की राज्य के अधिकारी वर्ग के थे, उनके विरुद्ध दमन की नीति चलाई। उसने अपने पिता के समय के विश्वासी सरदारों पर अविश्वासनी कर या तो उन्हें पद से हटाकर कारागार में डाल दिया या फिर उनकी हत्या करवा दी। ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम के इसी उदंड व्यवहार के कारण पंजाब का राज्यपाल दौलत खां और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा, और जब बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया तो सभी सरदारों ने उसका साथ छोड़ दिया, जिस कारण इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। इब्राहिम लोदी के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना पानीपत का प्रथम युद्ध था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुए भयानक युद्ध में इब्राहिम लोदी की बुरी तरह से पराजय हुई और उसकी हत्या वहीं पर कर दी गई। बाबर ने इब्राहिम लोदी ईंटों का मकबरा बनवाया तथा इब्राहिम लोदी को अनपरखा, सुरमा एवं कंजूस कहा। इस युद्ध में ग्वालियर के शासक विक्रमादित्य विजयनंद मानसिंह का पुत्र भी इब्राहिम लोदी के साथ मारा गया था। इतिहासकार के अनुसार युद्ध मैदान में मरने वाला इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। अफगान की शासन व्यवस्था कुलीन तत्रीय था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का 300 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद आरंभ हुआ मुगल काल। अब आपने जो पढ़ा आपको तो समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद क्विज। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। क्वेश्चन 1, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का कमेंट में आंसर बताएंगे आप लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1520, 1526, 1527, 1528। ये क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस वंश की समाप्ति के बाद लोदी वंश का स्थापत्य हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदरी गज किसकी मापन इकाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलरुखी नाम से कविताएं कौन शासक लिखता था? गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत किस शासक